बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। नींद की वजह से आंखों में सुर्खी नुमाया थी। किसी ने अचानक सोते में मेरे चेहरे पर पानी फेंका था। अच्छी तरह होश में आने पर मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, पर मैं समझी कि ये मेरा वहम है। लेकिन अपने दुपट्टे को गीला देखकर मैं अपने ख्याल की नफी करने लगी। बहुत देर देखने और गौर करने पर भी कुछ ना समझी। मैं बहुत देर तक बदहवास रही। कमरे में भी उस वक्त ऐसी कोई बात नजर ना आई। सब घर वाले अपनी अपनी चारपाइयों पर सुकून से सो रहे थे। उस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके अंदाजा लगाने की कोशिश की। मैं सोचने लगी कि ये कौन था जो मुझ पर पानी फेंक गया। सुबह तक मैं इस बात को भूल चुकी थी, क्योंकि ये कोई इतनी खास बात भी नहीं थी। सुबह को घर में मामूल से हटकर थोड़ी चहल पहल और रौनक थी। आज मेरी कजन निदा की मेहंदी थी और सब घर वाले वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर 2 दिन पहले ही सीढ़ियों से गिरकर चोट लगा बैठी। खैर, चोट ज्यादा न थी मगर मामूली भी ना थी। पाँव की हड्डी में तकलीफ हो गई थी। तकलीफ बहुत ज्यादा और सूजन भी थी। थोड़ी देर भी चलती तो तकलीफ होती और पाँव सूज जाता। इसलिए निदा से फोन पर ही माजरत कर ली थी। अभी मैं बार बार मुझे अम्मी समझा रही थी कि बेटा दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। वैसे तो अम्मी भी शादी में जाने से मना कर रही थी, मगर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अकेली रह लूँगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी आपने वहाँ रुकना थोड़ी है, चाहे देर से ही सही मगर घर तो आएंगी ना। इसीलिए वो मुतमईन हो गई थी। और कुछ देर के बाद सभी घर वालों के जाने के बाद मैं अकेली रह गई। घर वालों के जाने के 2 घंटे बाद ही दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा तो मैंने दरवाज़ा खोला। एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। वो बला की खूबसूरत थी। मैं मबहूत होकर उसे तके जा रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो पिंक कलर की फ्रॉक में थी। पिंक कलर उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग पर बड़ा ही खिल रहा था। बालों में 2 चुटियां बांधे वो इंतहाई मासूमियत से मुझे देख रही थी। उसकी उम्र 8 साल से ज्यादा न थी। क्या बात है बेटे, मैंने प्यार से पूछा। कौन हो तुम? बाजी, मेरा नाम अनाबिया है, वो बोली। कहाँ से आई हो? मैंने पूछा। उस तरफ से। उसने एक तरफ इशारा किया तो मैं समझी कि वो मोहल्ले में नई नई आई होगी। मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। बेटा क्या बात है? मैं और मेरा शौहर फैज़ान मुल्तान में रहते थे। फैज़ान घर में अकेले रहते थे। ऐसे में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो वो परेशान हो गए और मुझे अम्मी के घर इस्लामाबाद छोड़ गए। खुद उनकी पोस्टिंग एक दूसरे इलाके में हो गई और वो चले गए। मेरे शौहर एयरफोर्स में थे। मुझे अम्मी के घर रहते हुए 2 माह हो गए थे और मुझे खुशखबरी आने तक इस जगह रुकना था। इस अरसे में फैज़ान 3 मरतबा मुझसे मिलने आए थे। वो रोज़ाना फ़ोन भी करते थे। मैं घर में आ जाऊँ? मैं एकदम ही ख्यालात से चौंकी। बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान होंगे। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं बाजी के घर खेलने जा रही हूँ, अनाबिया बोली। मैं उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगी और मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई और अंदर आने से घर में जैसे उजाला हो गया। वो इतनी ही अच्छी थी। हमारे घर में चूंकि कोई बच्चा ना था, इसीलिए मैं उसके साथ बातें करने लगी। उसके बाद मैं उस खूबसूरत मेहमान की खातिर तवाज़ो करने के लिए किचन में चली गई। वो मेरे साथ किचन में चली आई और मुझे काम करते हुए देखने लगी। बेटा, आपको पता है अनाबिया का मतलब क्या है? मैंने उससे पूछा। जी बाजी, अनाबिया का मतलब है जन्नत का दरवाज़ा। मैं उसके नाम की खूबसूरत मतलब में खो सी गई। जन्नत का दरवाज़ा, मैंने ज़ेरे लब कहा। जितना खूबसूरत नाम है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका मतलब है। मैंने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। बाजी, आपने बुरा तो नहीं माना? वो बोली। किस बात का? मैंने कहा। यही कि मैं जो इधर उधर फिर रही हूँ। उसने कहा। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि मैं आगे बढ़कर उससे प्यार कर लिया। उसकी परवरिश शायद बहुत ही अच्छे माहौल में हुई थी, इसीलिए वो बहुत जिद के बाद कुछ खाने पर राज़ी हुई थी। फिर हम दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान मैंने उसके घर वालों के बारे में पूछा। अच्छा अनाबिया, ये बताओ कि तुम लोग कितने बहन भाई हो? सिर्फ 3।
मैं और मेरे 2 बड़े भाई। वो बोली, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? मैंने उससे पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दूं कि तुम यहाँ हो? मैं बोली, हरगिज़ नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में सबको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे उसके घर वालों की तरफ से फिक्र होने लगी थी। वो अनाबिया को ढूंढ रहे होंगे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहती हो? पता नहीं। क्या तुम्हें अपना घर नहीं मालूम? नहीं, याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो? मैं घबरा कर बोली, देखो ना, तुम इस तरह यहाँ रहोगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर जगह ढूंढेंगे। नहीं, वो इत्मीनान से बोली, वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, मगर मैं दोबारा आ जाऊंगी। वो बोली, हाँ हाँ, ज़रूर आना, ज़रूर आना। उसी वक्त अम्मी घर में दाखिल हुई। वो भी अनाबिया जैसी खूबसूरत बच्ची को देखकर बड़ी खुश हुई। मैंने अम्मी को अनाबिया के घर आने की कहानी सुनाई तो अम्मी को बड़ी हैरत हुई। ठीक है, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। अम्मी बोली, नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। वो बोली, चलो हम छोड़ आते हैं। मैंने कहा, नहीं ना, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। हम सब चुप हो गए और थोड़ी देर के बाद वो अकेली चली गई। फिर अम्मी बोली, महम, मुझे ये बच्ची बहुत पुरस्रार सी लग रही है। अरे अम्मी, इतनी प्यारी बच्ची है, पुरस्रार कहाँ से हो गई? मैं तो उस पर आशिक हो गई हूँ। उस रात भी सोते हुए मेरे चेहरे पर किसी ने पानी फेंका। मैं फिर से हड़बड़ा कर उठी, मगर सब अपनी अपनी जगह सो रहे थे और मेरा चेहरा और मेरे कपड़े बदस्तूर गीले थे। सुबह हुई तो मुझे फिर याद ना रहा। पूरा दिन गुजर गया। मेरी दोनों बहनें निदा के घर जा चुकी थीं और अब अम्मी की बारात में जाने के लिए निदा के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। माहम, अगर वो बच्ची आज भी आ जाए तो किसी भी तरह उसके घर जरूर चली जाना। हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा। अम्मी के जाने के ठीक 1 घंटे के बाद दरवाज़ा फिर बजा। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला तो अनाबिया अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी थी। बाजी, आज मैं फिर आ गई। वो बोली, आज तुम्हें मुझे अपना घर दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी और तुमसे दोस्ती भी नहीं रखूंगी। मैंने कहा तो अनाबिया का चेहरा अचानक मुरझा गया और वो एकदम बोली, नहीं बाजी, प्लीज। बात यह है कि मेरा घर बहुत दूर है। कितनी दूर? मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा तो अनाबिया मेरी तरफ गौर से देखते हुए आराम से बोली, मैंने कहा ना कि आप मेरे घर नहीं जा सकती। अच्छा, फिर मैं तुमसे नहीं बोलती, मैंने कहा। वो घबरा गई और कहने लगी, अच्छा अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। मैं उसे अंदर ले आई। वो बहुत चुप चुप सी थी। बाजी, मैं आपसे एक बात कहूँ, लेकिन एक शर्त है। चलो बताओ, क्या शर्त है? मैं बोली तो उसने कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? अरे, तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? और वादा करें कि आपको डर भी नहीं लगेगा। वो बोली, डर? डर किस बात का? बाची, बात दरअसल ये है कि मैं इंसान हूं ही नहीं। उसने कहा। ये क्या कह रही हो तुम अनाबिया? ठीक कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। मैं जिन की बेटी हूँ। खुदा की पनाह, मैं तो कांप कर रह गई। वो उस वक्त बिल्कुल बड़ों की तरह बातें कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी और बाकी घर वालों से तो सुना था कि आगे जाकर पहाड़ों के पीछे जिन रहते हैं, और इक्का दुक्का लोगों से सुना भी था जिन्होंने खुद जिन्नात को देखा था, मगर ये तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि किसी दिन मेरा भी सामना किसी जिन्नी से हो जाएगा। अनाबिया बेटा, अब तुम मुझे डरा रही हो, मैंने कांपती आवाज के साथ कहा। नहीं बाजी, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए आपके पास आई हूँ। हिफाजत? कैसी हिफाजत? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उस वक्त तक मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन नहीं था। बाजी, हर रोज आपके ऊपर कोई पानी फेंकता है ना? मैं चीख कर उठ गई। अब यकीन आ गया कि वो कौन थी। उसने जो बताया था वो तो मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता था। मैंने फैजान तक से इसका जिक्र नहीं किया था। अनाबिया मेरा चेहरा देखकर बोली, आप तो मेरी बाजी हैं, आप तो डर गई। बाजी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मुझसे गुलशाम बहुत शरीर है। वो शरारत के तौर पर आपके ऊपर पानी फेंकता था, लेकिन मैंने उसे वहां आकर भगा दिया है। अनाबिया, मैंने आंखें बंद करके उसे पुकारा, तुम जाओ यहाँ से। क्यों बाजी? मैं तो आपकी दोस्त बन गई हूँ ना, इसीलिए तो कह रही थी कि मेरा घर देखने की जिद ना करें। आपको मैंने बाजी कहा है, मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? वो मुझे बहुत देर तक यकीन दिलाती रही। मैं उसे अपनी छोटी बहन समझूं। उस वक्त तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन मेरा दिल ही जानता था कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। बाजी,
آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں تو میں کیوں ڈروں گی بھلا؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے جواب دیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ فیضان اور امی وغیرہ سب لوگ میرے پاس تھے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں نے کہا تو فیضان بولے کہ میں 3 دن کی چھٹیوں پر آیا ہوں۔ اگر دیکھا آ کر تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور تم ہوش پڑی تھی۔ پھر امی کو فون کیا تو یہ سب لوگ بھی گھبرا کر جلدی آ گئے۔ امی وہ انابیہ۔ ہاں بیٹا بولو، کیا ہوا انابیہ کو؟ امی، فیضان وہ انسان نہیں جن ہے۔ کیا؟ یہ سن کر سب لوگ اچھل پڑے۔ لیکن وہ اچھی لڑکی ہے، بہت پیار کرنے والی، میں نے کہا۔ وہ تو ہے، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے اور اس کے درمیان بہت فرق ہے۔ ہم دونوں ایک الگ الگ مخلوق ہیں، فیضان بولے۔ پھر سب کے مشورے پر ابو نے ایک بہت بڑے عامل سے رجوع کیا۔ کئی گھنٹے کے بعد ابو کے ساتھ وہ عامل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ سے ساری کہانی سنی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، بیٹا بات یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، اور کمال یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود منسلک ہیں۔ اور تم جس بچی کا ذکر کر رہی ہو وہ واقعی ایک جن ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تم کو، بلکہ وہ دوست ہے تمہاری۔ عامل صاحب کے ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ جن اور انسان بھی دوست ہو سکتے ہیں؟ عامل صاحب بولے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، بلکہ ہمارے دور دراز کے مدرسوں میں جنوں کے بچوں کی خاصی بڑی تعداد درس لینے کے لیے آیا کرتی ہے۔ میری مانے تو اگر یہ اس سے خوفزدہ نہیں ہے تو چلنے دیں اسی طرح، کیونکہ وہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی، بلکہ وہ ایک طرح سے اس کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے شریر بھائیوں سے اس کو بچا رہی ہے۔ پھر فیضان بولے، عامل صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں اس سے کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ بالکل نارمل، یہ سمجھیں کہ وہ ایک انسان کا خوبصورت بچہ ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی ہیں تو پھر ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آیا کرے۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، میں جلدی سے بولی۔ اسے آنے دیں، وہ بہت پیاری بچی ہے، میں روزانہ اس کا انتظار کرتی، لیکن انابیہ نہ آئی۔ شاید وہ ناراض ہو گئی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک مجھے چونکا دیتی، لیکن وہ پھر کبھی بھی نہیں آئی۔ پھر ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ حیرت انگیز طور پر انابیہ کی طرح تھی۔ وہی آنکھیں، سنہرے بال، گورا رنگ، جیسے انابیہ چھوٹی ہو کر آیا کرتی تھی۔ امی نے بھی انابیہ کو دیکھ رکھا تھا، اسی لیے وہ بھی منی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اس دوران مسلسل انابیہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی، شاید اسی لیے میری منی بھی انابیہ جیسی تھی۔ پھر میں نے ضد کر کے اپنی بیٹی کا نام بھی انابیہ رکھا۔ اس کے بعد فیضان کے ساتھ سیالکوٹ چلی گئی۔ یہاں پہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا تھا۔ اس واقعے کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ ہماری انابیہ اب 6 سال کی ہے، اور یہ ہو بہو ویسی ہی انابیہ ہے جس کو ایک بار دیکھتے ہی مجھے پیار ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔